हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डेट लिखनी है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक निकालनी है, वहाँ पे डेट लिखो। और आज हम इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट। बिल्कुल, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया था रिएक्टिव सीरीज से पहले पहले हमने कर लिया था। हाँ जी, अब हम करेंगे उससे आगे। तो ये है रिएक्टिव सीरीज, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो रिएक्टिव सीरीज क्या है कि हमें लिस्ट मिल जाती है, लिस्ट ऑफ मेटल्स, जहाँ पे मेटल्स को हम लोग अरेंज करते हैं, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटीज, कैसे वो रिएक्ट करते हैं वैसे। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या पता चला है कि ऐसे रिएक्टिव सीरीज होती हैं। सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे से। गोल्ड है वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग क्या पहनते हैं, गोल्ड के ज्वेलरी पहनते हैं। आप एज्यूम करो किसी बंदे ने पोटेशियम की ज्वेलरी पहन रखी है, बंदा 2 मिनट बाहर भी नहीं निकल सकता। अगर किसी बंदे ने उसकी रिंग पहनी हुई है फिंगर में अपनी में, तो उधर क्या हो जाएगा, इतना विग्रस रिएक्शन करेगा वो ऑक्सीजन के साथ, फिंगर में आग लग जाएगी, है ना। ये आपको पता ही होगा। तो हम लोग कौन से मेटल की ज्वेलरी पहनते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, दैट्स वाई। देन हमारे पास क्या है, वाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट ही क्यों करते हैं, ठीक है। इन अबव एक्टिविटीज क्या पढ़ा है हमने, यूज और रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नंबर ऑफ रिएजेंट्स। बहुत सारे हमने देखे हैं कंपाउंड्स, उनके साथ वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर पूछा है कि क्यों भाई मेटल ऐसे रिएक्ट करते ही क्यों है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सीखी थी, वैलेंस, से सब कुछ सीखा था। तो बोले आज हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या हमने सीखा है। ओके जी, देखते हैं। वी लर्न दैट नोबल गैसेस की जो वैलेंसी है वो क्या होती है कि सारे शेल उसमें फिल होते हैं। फिर बोले शो, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी केमिकल एक्टिविटी शो करती है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करती किसी के भी साथ, वैसे तो ना के बराबर ही करती हैं रिएक्ट। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to gain to attain complete filled valence shell। क्यों करते हैं रिएक्ट क्या करना होता है उनको, वो रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि उनके जो शेल्स हैं वो क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि इसका आंसर वाई डू मेटल रिएक्ट इसकी वजह से करते हैं। देन क्या बोला है, लेट्स हैव अ लुक एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, और कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल्स, सबकी क्या देखने, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। सोडियम मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। फिर अगर वो उसको लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, वो उसका जो एम और एल शेल है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स आउटर मोस्ट शेल एंड स्टेबल ऑक्टेट बन जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम हैज 11 प्रोटॉन्स, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सो देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज एज सोडियम कैटायन। तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव क्यों बन गया, बाहर से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये कोई ले गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं अब उसके पास, 10। नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 10, पर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, वो 11 है। तो प्लस माइनस माइनस, 11 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन उसको आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग कैसे याद करवाते होते हैं, सारे टीचर्स आपको कैसे याद करवाते हैं कि इसने भाई दान कर दिया तो इसका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, अच्छा बंदा है ये। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्लोरीन है जो उसके पास 7 है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसको चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा और फिर उसके बाद उसका ऑक्टेट है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए सोडियम एंड क्लोरीन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन बाय क्लोरीन आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का भी क्या हो गया, क्लोरीन का चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट उसके अंदर कितने हमारे पास 17 प्रोटॉन्स है, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 18। तो प्लस माइनस करके यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिकॉज उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 17, बट 18 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज कितना है, 18। प्लस माइनस करेंगे तो 18 1 आ जाएगा, माइनस का 18 बड़ा है।
तो नेगेटिव चार्ज उसमें आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, 10th क्लास में सब कुछ आपको पता है। देन ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आपको आया हुआ है 2025 में, जो फरवरी में आपके एग्जाम्स हुए हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, कैसे रिएक्ट करवाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, ठीक है, ये सब कुछ आपको बनाना आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, Na है, पहले उसकी फुल वैलेंसी लिखनी है, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई है, ये आपको लिखना है। देन हमारे पास क्लोरीन है, पहले उसकी वैलेंसी ये थी, फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया। राइट हैंड साइड पे आप लिखोगे तो उसका मतलब है वो लूज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखोगे तो मतलब उसका वो उसने गेन कर लिया है इलेक्ट्रॉन। देन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई है, 288। हुआ कैसे ये कि एन ने बोला भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तेरे को चाहिए तो ले ले। ये आपने ध्यान रखना है, दोनों डॉट डॉट नहीं बनाने, या दोनों दोनों जने इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रॉस नहीं बनाने। एक का डॉट यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या बनाया उन्होंने, डॉट, तो एक का डॉट एक का क्रॉस, ये डॉट इधर आया, फिर इसके पास में नेगेटिव चार्ज, इसके पास में आया पॉजिटिव चार्ज। ये आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है बेटा जी, इतना कुछ हार्ड तो है नहीं। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको बनाने हैं क्रॉस में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मिल गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। ब्रैकेट्स का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन क्या है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से, ये वाली फोर्सेस की अट्रैक्शन की वजह से साथ में रहते हैं। ठीक है, इट शुड बी नोटेड सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स टू ऑपोजिट चार्जेस। चलो जो भी है ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है इतना पढ़ने वाला, तो रिवीजन की क्लास है, इतना नहीं हम लोग करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगी। Mg का क्या वैलेंसी है, 282। देन उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, एक्स्ट्रा। Na के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो ओनली 1, इसके पास 2 है तो ये दोनों ही डोनेट कर देगा। Cl को तो एक ही चाहिए है ना, Cl को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो हमने क्या किया, 2 Cl ले ले, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी, बट इसको कितने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करने, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले Cl को कर दिया, एक इस वाले Cl को, तो क्या बन गया, +2 इस पे चार्ज आ जाएगा, इस पे तो माइनस का ही चार्ज है, बट Cl कितने, 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है आपको। ठीक है, ये पूछा गया है, ये आप स्पेशल लिख लो। हम एक और मतलब वीडियो करेंगे, एक और क्लास, जिसमें 2025 का जो अभी अभी आपका एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है साइंस का वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा जी, उसमें ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी कैसे, एमसीक्यू में आया हुआ कि कौन सी इसकी फिगर है जो वो सही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो कहीं यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, कहीं यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से बताना है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट इस पे यहाँ पे लिख लो जाए कि ये आया हुआ है 2025 में। देन क्या बोला है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, इनको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, कि जो चार्ज है वो क्या हो गया, ट्रांसफर, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई है। अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें क्या शेयरिंग करते हैं कि भाई हमारे पास है, तो जैसे जैसे क्या एग्जांपल लें, चलो देखते हैं एग्जांपल, तो शेयरिंग करते हैं, इसमें शेयरिंग नहीं करते, जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे बंदा डोनेट कर देता है और दूसरा वाला बंदा रख लेता है। ओके जी, आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये हम लोग एक बार रीड करेंगे, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक है जिसका आपको कोई भी क्लू नहीं है। ठीक है, नहीं आता है अलग बात है, बट ऐसा ना हो कि कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, कभी देखा ही नहीं ये टॉपिक। क्या बोला है, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हमारे इनके पास फोर्सेज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। दिस कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब थोड़ा सा भी प्रेशर हमने लगा दिया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इनका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके जो फोर्सेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए
बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉल्युबिलिटी कैसी है? एक्स्ट्रावेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनसॉल्युबल होते हैं कौन से सॉल्वेंट्स में? कैरोसिन एंड पेट्रोल में, बट वाटर में सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स किसके? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जब ये वाटर में ऐड होंगे तो इनमें चार्ज पार्टिकल्स होंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज आयन सॉलिड स्टेट में कहीं भी मूव नहीं करते हैं। सॉलिड्स का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, कोई स्पेस ही नहीं है मूवमेंट्स के, इतने ज़्यादा नज़दीक है सारे पार्टिकल्स। बट अगर इनका सॉल्यूशन बनाया जाए या मोल्टन स्टेट में, ये लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि जगह होगी मूव करने के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मूव होंगे, चार्ज मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देन हमारे पास है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल की अकरेंस। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे और भी सॉल्ट हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड जो बोले नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, मेटल जो प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओर्स। इसका क्या मतलब है हम लोग देखते हैं अभी चैप्टर में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको। Having this knowledge, you can easily understand how metal is extracted from ore. Some metals are found in Earth's crust in free state. फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स होंगे जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं? जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों ओनली। फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, अदर मेटल्स कैसे होते हैं? कंपाउंड में, अपने कंपाउंड्स में फॉर्म होते हैं। और मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में ही होते हैं। फ्री स्टेट में होने का क्या मतलब है कि थोड़ी बहुत उनमें क्या लगी होगी? डस्ट वगैरह होगी, ठीक है, इम्प्योरिटीज होंगी, उनको बस साफ कर दिया तो मेटल मिल गया। बट जो ओर्स में लगे होते हैं उनमें बहुत सारे आपको रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप माइनिंग वगैरह उसमें फील्ड में हो या मतलब काम करते हो तो उस बंदे को पता है कि हमें बहुत सारे रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े क्या है हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे, उसमें रिएक्शन होंगे, फिर जाके हम लोग जो असली मेटल है, प्योर मेटल है, हमें वो मिलता है, ठीक है बेटा जी। बट जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो क्या होंगे? आसानी से मिल जाएंगे, फ्री स्टेट्स में ही होंगे हमारे अर्थ के क्रस्ट में। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला है कि जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर है, ये कौन सी स्टेट में होते हैं? फ्री स्टेट में। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, कॉपर और सिल्वर कभी कभी मिल जाते हैं कंबाइंड स्टेट में, बट जो गोल्ड है वो कभी नहीं मिलता, ठीक है, वो फ्री है। उनके साथ क्या होगा? बस थोड़ी बहुत मिट्टी, धूल, ऐसा कुछ लगा होगा, मिट्टी वगैरह, वो बस आपको साफ करना है। फिर क्या बोला है? कॉपर और सिल्वर कंबाइन हो सकते हैं या तो अपने सल्फाइड्स के साथ या फिर ऑक्साइड ओर्स के साथ, ठीक है। द मेटल जो टॉप रिएक्टिव सीरीज पे होते हैं, ये वाले मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये कभी भी फ्री नहीं होते। झगड़ा करना इनकी आदत है, तो ये ऐसे नहीं है कि शांति से अकेले बैठे रहेंगे, इनको कोई भी मिल लिया उससे झगड़ा कर लिया, ठीक है। रिएक्टिव है तो यही मतलब है, झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा करते हैं, किसी ना किसी के साथ झगड़ा कर लिया, फिर उस बंदे के साथ ही बैठे रहते हैं कि झगड़ा करते रहते हैं, तो फ्री नहीं होते ये कभी भी। मेटल्स इन द मिडल, मिडल में जो मेटल है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, होते भी हैं, ठीक है, बट ज्यादा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं झगड़ते, पर कभी कभी झगड़ते हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, कैसे? ऑक्साइड, सल्फर, सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स। इसमें स्पेशल क्या होता है? कार्बोनेट्स भी। इनमें क्या होगा? ओनली सल्फाइड्स या फिर ओर्स। You will find that the ores of many metals are oxides. This is because oxygen reactive element होता है, सबसे रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप मेटल्स, कैसे कैसे? मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, थर्ड है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी।
डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की। सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल में, मेटल की ओर्स निकालने में। फिर उनको अच्छे से समरी बना के हमने लिखा हुआ है जी, आप पढ़ो उनको। ठीक है जी, हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओर्स को माइनिंग की जाती है, अर्थ से निकाला जाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सॉइल हो गई, सैंड हो गई। ठीक है, गैंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, गैंग, गैंग पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, गैंग। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन जब होती है मेटल्स की, तब इनको रिमूव किया जाता है। द प्रोसेसेस used for removing the gang from the ore, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट, on the basis of different physical and chemical properties of the gang, the ore। डिफरेंट सेपरेशन कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, इसमें पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिव सीरीज, सबसे पहले वो बंदे जो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, तो वो कैसे होते हैं, मेटल्स लो इन द एक्टिव सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone। एक ही प्रोसेस करानी है, बस उसको हीट कर दो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिनेबार, सिनेबार क्या होता है, मैग्नीशियम की ओर होती है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मर्क्यूरी की ओर होती है, सल्फाइड ओर होती है इसकी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ये साइड पे आप लिख लो, बहुत अच्छा है, सिनेबार, ये सिनेबार होता है। फिर क्या बोला है, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड फिर क्या होती है, रिड्यूस होती है, हीटिंग फिर से करते हैं और फिर मेटल बनता है। फर्स्ट क्या करेंगे, अगर कोई भी बंदा सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, सल्फाइड बना हुआ उसका, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, हीट करना है, फिर ये वाली चीज बन जाएगी और SO2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। ये तो रिलीज हो गई, हमारे पास क्या बच गया, ये, इसको फिर से हीट करना है, हमें क्या मिल गया, हमारा मेटल जो क्या है मर्क्यूरी, ऑक्सीजन फिर से रिलीज होगी बाहर। ठीक है, ये दो ही हमारे पास रिएक्शंस हैं। सिमिलरली बोले, अगर कॉपर अपने किसके साथ है, सल्फाइड के साथ है नेचर में, तो उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, पहले उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइए, ये बन गया, ये बन गया, फिर से क्या करना है हमें, इस वाले चीज को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, इसके साथ। ठीक है, दोनों का रिएक्ट करवाया, SO2 गैस बाहर निकल गई और कॉपर बहुत सारा हमारे पास आ गया। देन हमारे पास है extracting metals in the middle of the reactive series। the metals in the middle of the active series such as iron, lead, ठीक है, कॉपर, ये मॉडरेट सीरीज होती हैं, इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स इन नेचर, या तो सल्फर के साथ या फिर कार्बोनेट्स के साथ ये कंबाइन होते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड। ठीक है, देयरफॉर हम रिडक्शन करते हैं मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स की, कन्वर्ट करते हैं उनको मेटल ऑक्साइड्स में, फिर मेटल ऑक्साइड्स को भी कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, कौन सी प्रोसेस रोस्टिंग है, पढ़ते हैं। फिर बोल रहे दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन, कौन सी प्रोसेस है, कैल्सिनेशन, यहाँ पे बताते, ठीक है। बोला था सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं हम ऑक्साइड्स में, उनको स्ट्रांगली हीट करते हैं, फिर हीट करने के बाद ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। आगे वाली जो हमारी प्रोसेस है, आगे वाली जो हमारी प्रोसेस है, द कार्बोनेट ओर्स, उसको चेंज करते हैं ऑक्साइड्स में, स्ट्रांगली हीट करते हैं बट लिमिटेड एयर में, उनको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, फिर क्या बोला है, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जिंक, जिंक ऑक्साइड का बोला है, उनको देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जिंक किसके साथ कंबाइन है, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करवाया, जिंक ऑक्साइड बन गई और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में आपके पास क्या होगा, सल्फर, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और जिंक का, मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। ये प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग। बट कैल्सिनेशन में क्या होगा कि आपके पास है कार्बोनेट, कार्बोनेट को सीधा डायरेक्टली हीट किया, मेटल ऑक्साइड बन गई और CO2 गैस बाहर रिलीज हो गई, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, मैंने बताया था,
फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है वो वाला बंदा जो कौन सी प्रोसेस, जो क्या करे, सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन को छीन के ले जाए। ठीक है, बोला है फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, तो वो रिड्यूस कर देता है, जिंक में से ऑक्सीजन को छीन के ले जाएगा। ठीक है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है, जिंक यहाँ पे हमारा प्योर मेटल है। देन क्या बोला है, यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो हमने क्या पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो उधर से ही ये है हमारा। ओके जी, हमने पढ़ी थी, हमें याद है। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, इनको क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस भी इनको बोलते हैं। ओके जी, देन क्या बोला है, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, कोक, कार्बन को कोक भी बोलते हैं, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज किया जाता है। हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, जो उनका पार्टनर होता है उनको चुरा के ले जाते हैं। ठीक है, उनके फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड्स को चुरा के ले जाते हैं। कैसे ये झगड़ा करते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। हाँ जी, हमें पता है। When manganese dioxide is heated with aluminium powder, एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसका ओ चुरा के ले जाएगा कि भाई हट, तू यहाँ से, झगड़ा कर लिया मैं इसने, और झगड़े में ये बंदा स्ट्रांग है, इसने इसको हरा दिया और ऑक्सीजन को अपने साथ ले गया। ठीक है, यहाँ से हुआ था हमारा ही फायदा, हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, तो हमें उसके उनके झगड़े से क्या। यहाँ पे देखो बहुत, यहाँ पे क्या लिखा है, हीट, तो बहुत सारी हीट यहाँ पे इवॉल्व होगी। तो बोला है कि these displacement reactions are highly exothermic reaction। highly exothermic मतलब बहुत सारी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। देन क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस इन मोल्टन स्टेट। इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है कि जो मेटल्स है वो कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, मोल्टन में पिघल जाते हैं वो बिल्कुल। The reaction of iron 2 oxide Fe2O3 with aluminium is used। कहाँ पे यूज होता है, रेलवे के जो क्रैक्स हो जाते हैं रेलवे ट्रैक्स में, उनको ठीक करने के लिए यूज होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्माइट रिएक्शन। Fe2O3 लिया है, आयरन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आपके पास लिक्विड आयरन आ जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को लेके यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हमने मेटल ले लिया। और ये जो प्रोसेस है, इसमें रिएक्शन, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन है जो यूज होता है रेलवे क्रैक्स को ठीक करने में। तो आपको पता हो, बहुत अच्छा है अगर आपको पता होगा। ठीक है, देन क्या बोला है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड टू द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज। जो रिएक्टिव सीरीज के टॉप वाले मेटल्स हैं, उनमें कैसे हम लोग उनको जो एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स को। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिव सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि कार्बन तो खुद ही बेचारा सा है, वो कैसे करेगा, है ना, वो झगड़ा कर लेगा। Na जो सोडियम है वो पहले से स्ट्रॉन्ग है बंदा, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर क्या बोला, दिस इज बिकॉज द मेटल्स हैव मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दिस मतलब वो क्या करते हैं कि वो कार्बन को पकड़ के रखते हैं, वो जाने नहीं देते अपने फ्रेंड्स को। These metals are obtained by electrolytic reduction। फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑब्टेन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। द मेटल्स आर डिकम्पोज्ड एट कैथोड, सॉरी डिपॉजिट्स एट कैथोड, वेयर एज क्लोरीन जो होती है वो लिबरेट हो जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है एनोड पे। मेटल कहाँ पे मिलता है हमें, कैथोड पे। द रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन आज जी करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैथोड पे क्या मिल जाएगा हमको, जो मेटल है, एनोड पे ये गैस निकल जाएगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम को भी ऐसे हमें पता चलेगा, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ये कैथोड है। कैथोड पे क्या निकलेगा हमारे पास, जो हमारा मेटल है यहाँ पे चिपक जाएगा इसके साथ। एनोड के नीचे ही हमें क्या मिलेगी, एनोड मड, जो क्या है, इम्प्योरिटीज है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल्स को रिफाइन करना, साफ करना अच्छे से। द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट प्योर।
ये अबव जो भी हमने पढ़ा है वो प्योर नहीं होते। प्योर नहीं होते मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए ये सारे हमने जो हमारे पास इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना पड़ेगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग मेटल्स, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या है? मैनी मेटल्स, कौन कौन से? कॉपर, जिंक, निकल, टिन, सिल्वर, गोल्ड, इनको क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एट द एनोड। ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप लेके एनोड पे रख देंगे और प्योर मेटल को कहाँ पे रखेंगे? कैथोड पे। सॉल्यूशन इसमें डालेंगे द मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट के एक सॉल्यूशन डालेंगे। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक, प्योर मेटल क्या होगा? एनोड से कहाँ तक चला जाएगा? कैथोड तक। ठीक है, फिर क्या बोला है? मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। कैथोड पे सारा मेटल क्या डिपॉजिट हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज है वाटर के साथ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी? नीचे बैठ जाएंगी, जो एनोड के नीचे, बॉटम ऑफ द एनोड, और उसको ही क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप एक बार वहां पे भी देख सकते हो कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे फिर से टॉपिक करोजन। करोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे भी सेम करोजन है। यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था। ठीक है जी, पढ़ा था। सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम के यूज के बाद, जब हम उनको क्या कर देते हैं? मतलब एयर में ऐसे छोड़ देते हैं। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो सल्फर जो होता है एयर में, उनके साथ वो रिएक्ट करते हैं, तो क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, क्या ऐसा कुछ बन जाएगा? ऐसा देख लेते हैं। फिर क्या बोले? कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और उसकी जो शाइनी सरफेस होती है वो खराब होने लग जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग उस पे आने लग जाती है। क्या बन जाता है? कॉपर कार्बोनेट, ये चीज बन जाएगी। आयरन को जब हम रख देंगे तो वो भी रेडिश फ्लेकी, ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस बन जाएगा, रस्ट हो जाएगी उस पे, तो उस पे भी रस्टिंग लग जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स किए हैं इन्होंने। ठीक है, एग्जांपल्स नहीं मतलब एक्टिविटी 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 वाली क्लास में करेंगे, यहाँ पे नहीं। इन्होंने क्या बोला है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जो आयरन नेल्स हैं रस्ट हो जाएंगे ए में, क्योंकि वाटर में रखे हुए हैं। सेकेंड में बोला है बी और सी में रस्टिंग नहीं होगी, बिकॉज क्या है? ए में क्या किए हैं हमने? एयर और वाटर में दोनों में रखे हुए हैं। बी में क्या किया? यहाँ पे ऑयल की लेयर लगा दी, तो एयर के साथ तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो बी में करोजन से ये बच गया, ओनली पानी में हमने रखा है। सी में क्या बोला है कि ड्राई एयर में है, ड्राई एयर में है, और उसके साथ और क्या रखा हुआ है? पूछा है कि आर्टिकल रस्ट हो जाएगा, देखते हैं जी। अभी बता दिया फिर तो क्या ही फायदा, अभी नहीं करेंगे। फिर हमें क्या बोला है? प्रिवेंशन ऑफ करोजन। यहाँ से भी आप जो फर्स्ट चैप्टर के लिए यहाँ से भी आप लिख सकते हो क्या क्या प्रिवेंशन हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्रोम प्लेटिंग, आयोडाइजिंग, आयोनाइजिंग, मेकिंग अलॉयज। सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन बोला उन्होंने। गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन है, galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with zinc, thin layer of zinc। जिंक को क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट में होता है जिंक। ठीक है, कैन यू रीजन दिस आउट? क्यों करते हैं भाई? खराब हो जाता है फिर वो। ठीक है, अलॉइंग, अलॉय बनाना। अलॉय का क्या मतलब होता है? दो मेटल्स को मिक्स करना, या फिर मेटल को नॉन मेटल के साथ, या मेटल को मेटल के साथ। अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, वी कैन गेट दिस डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। ठीक है, मिक्स करके हम लोग यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज जो प्योर आयरन होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, स्ट्रेच हो जाता है इजीली जब हम उसको गर्म करते हैं। बट इफ इट इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर 0.05% कार्बन है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, तो वो क्या हो जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। व्हेन विच इज हार्ड एंड
उस पर रस्टिंग नहीं लगती। तो ये कितना अच्छा हो गया कि हम जितना भी आयरन यूज करें बट उसमें रस्टिंग ही नहीं होगी, तो ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो बड़ा सही है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेस इट्स प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन चेंज अगर उसको किसी भी सब्सटेंस के साथ, अदर सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल। अलॉय, ये अलॉय की डेफिनेशन है, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। एन अलॉय is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal। या तो alloy क्या होगा, metal plus metal या फिर metal plus non-metal, दोनों। It is prepared by first melting the primary metal, पहले metal को मेल्ट करना है, फिर मेटल को डिसॉल्व करना है अदर एलिमेंट्स में डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आपको ध्यान रख के ही करना है। ठीक है, फिर इसको कूल डाउन करना है रूम टेम्परेचर पे और फिर हमारा न्यू मेटल तैयार। अच्छा, प्योर आयरन को क्यों नहीं यूज कर सकते, अभी अभी हमने पढ़ा है, बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसका कोई काम नहीं है, थोड़े से हीट से ही वो क्या हो जाता है, मेल्ट होने लग जाता है, तो ये हमारे काम का नहीं है अगर इतनी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला है, डू यू नो, डू यू नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो। सेम गोल्ड का केस बोला है, प्योर गोल्ड होता है जो कितना होता है 24 कैरेट्स का होता है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, देयर फोर सुटेबल नहीं होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ज्वेलरी के लिए कौन सा होता है, आइदर या तो सिल्वर या कॉपर को उसके साथ मिक्स करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा हार्ड होगा, फिर हम यूज करते हैं। इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड होता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। 22 क्या होता है, प्योर नहीं होता है, सॉरी 22, हाँ प्योर नहीं होता ऑब्वियसली। 22 कैरेट्स में क्या होगा, 22 पार्ट्स जो होंगे गोल्ड के वो प्योर होंगे, बट 2 पार्ट्स किसके होंगे, या तो कॉपर या सिल्वर के। ठीक है, हमने क्या बनाना है, 24 कैरेट का ही बनाना है, बट 22 पार्ट्स किसके हैं, गोल्ड के हैं, और 2 पार्ट्स उसमें या तो हमने कॉपर मिक्स किया है या फिर प्लस किया है सिल्वर, फिर वो जाके हार्ड बनाया। अगर ओनली 24 कैरेट्स ऑफ गोल्ड बनाते तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता, थोड़े से हीट होने पे टूट जाता। अगर कोई गर्मियों में बंदा, ठीक है, किसी ने रिंग पहनी है, कोई भी ज्वेलरी पहनी है, चेन पहनी है, इतना ज्यादा थोड़ी सी हीट से ही गर्मियों में वो पिघल जाता वहीं पे, तो फिर नॉट सुटेबल ना। तो हमने थोड़ा सा उसमें क्या किया, मिक्स किया है कॉपर या फिर सिल्वर। वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिखना है। देन अलॉय उसका क्या बनता है, अमलगम, अमलगम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो अलॉयज का होता है वो लेस होता है देन द प्योर मेटल। फॉर एग्जाम्पल बोला है, अच्छा आपको क्या आ सकता है कि मर्क्यूरी के कोई अलॉय का नाम बताओ, तो कौन होता है, अमलगम, या फिर पूछेगा अमलगम किसका अलॉय है, किसका है, मर्क्यूरी का है। ये अभी तो बहुत इजी लग रहा होगा, जब एग्जाम में आएगा बेटा तब याद नहीं रहेगा। ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, कॉपर एंड टिन का। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज कॉपर जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है। तो ये दोनों बने तो कॉपर से हैं बट गुड कंडक्टर नहीं है। सॉलिड अलॉय है लेड एंड टिन का, इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड किसके लिए यूज होता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में। ये मोर टू नो वाला वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लेते हैं। आयरन पिलर है, ठीक है, कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार इन दिल्ली, जो बिल्ड हुआ था 1600 ईयर्स अगो। आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया ने बनाया था, पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया है, इसमें कभी भी रस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, it for its quality of rusting resistance, it is examined by scientists from all the parts of the world. Iron pillar is 8 meter high and weight 6 tons। तो अभी भी उनको कुछ नहीं पता चला है कि क्या यूज हुआ है, इन्होंने क्या किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। थैंक यू।